सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक छूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई ये मैं क्या देखा? ये कैसा सपना था? क्या रंजीत के गुंडे ने से मारा है? ले हाँ बाप, हम लोग अजय बेटा को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आप लोग वहीं जल्दी पहुंचिए। मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर साहब देखे ना मेरे अजय भाई को कितना चोट लगा है। डॉक्टर साहब कितना खून निकल रहा है, जल्दी कीजिए, कुछ जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब। इन्हें चोटें कैसे लगी? डॉक्टर साहब मारपीट हो गया था। मारपीट? फिर तो ये पुलिस का मामला है। डॉक्टर साहब हम पुलिस कंप्लेन भी करा देंगे, पहले आप इनका इलाज कीजिए। देखिए ना कितनी चोटें लगी है डॉक्टर साहब, बहुत खून नहीं कर रहा है। जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए, बहुत खून नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब खून के बाद से अच्छे बेटे का इलाज शुरू कीजिए। कुछ हो गया तो मेरे साहब को क्या मुंह दिखाओगे डॉक्टर साहब? इलाज शुरू कीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हार्दिक ले चलो अंदर। आप लोग यहीं रुकिए। ये सुलेमान और भोलू का कुछ ना कुछ करना होगा। रास्ते का कांटा बने हुए, जब देखो अपनी टांग घुसेड़ देते हैं। उस दिन जब माधव को मार रहा था तो भी बीच में आ गए, और आज जब अजय को धोया तो भी आ गए। इनका कुछ ना कुछ करना होगा। रंजीत भाई चिंता मत करो, मॉल के लिए जमीन अभी मिली नहीं है। पहले माधव आया, आज अजय टकराया। अरे गांव में बहुत सारे लोग अभी हैं, ऐसे ही आते रहेंगे एक एक करके और मार खाते रहेंगे, और हम लोग अपने अरमान पूरे करते रहेंगे, समझ गए? लेकिन बब्बन, आज अजय को मार के दिल को जो सुकून मिला है, आहा। सही कह रहे भैया जी, दिल को सुकून हो गया। सही बोला। बड़ा जीजा जी के सामने बड़ा उछल उछल के बोला था, ये तो बच्चा है, ये क्या लड़ाई झगड़ा करेगा। आज पता चला कि कौन बच्चा है, इसीलिए तो मार के खोपड़िया फोड़ दिया। सही किया। अरे रंजीत भाई बच्चा तो आज पता चल जाता, बच्चा बन जाता जब ना। क्या बोला था डिम्पी, वो डिम्पी का बॉयफ्रेंड ना, वरना तो आज। अरे इसी बात का तो मलाल है कि जीजा जी और डिम्पी की वजह से मेरे हाथ भी बंद हैं, वरना आज वो 4 कंधे पे जाता। रंजीत भाई अच्छा हुआ जो आपने ऊपर ही पत्थर रोक दिया, वरना आज अजय का काम तमाम ही था। नहीं, ये मत भूलो कि दामिनी इस गांव की सरपंच बन गई है, और इस गांव का पुलिस, मुखिया, प्रशासन सब उसके साथ है।
अगर मैं अंदर गया तो जीजा जी भी मुझे नहीं बचा पाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही रंजित भाई। अगर तुम ही अंदर जाते तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो अकेले हो जाते। कुछ और ही करना पड़ेगा। हाँ, कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। इस सुलेमान और भोलू का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो उठाओ। सुलेमान भाई, आपने तो मनीषा दीदी को फोन कर दिया, आप दाबनी बहन को भी फोन कर दीजिए। हाँ, मैं दाबनी बिटिया को फोन लगा था। हेलो, नमस्ते सुलेमान चाचा, कैसे हैं आप? और आज कैसे याद किया? सब ठीक है ना? दाबनी बिटिया, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ सुलेमान चाचा? अजय बेटा को चोट लग गई है। लेकिन कैसे? रंजीत और उसके गुंडों ने उसके साथ मारपीट की है। हाँ बेटा, हम लोग उसे हॉस्पिटल में लेके आए। ठीक है सुलेमान चाचा, मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। लेकिन अजय ठीक है ना? हाँ बेटा, वो ठीक है। डॉक्टर उसे इमरजेंसी वार्ड में लेके गए। ठीक है सुलेमान चाचा, आप वहीं रहिए, मैं आ रही हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ बेटा? कुछ हुआ क्या? हाँ माँ, अजय हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या हुआ अजय बेटा को? उस रंजीत ने अजय को बहुत मारा है, उसे बहुत गहरी चोट आई है। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। चलो मैं भी चलती हूँ। चलिए। आप इमरजेंसी वार्ड में अजय बेटे का इलाज चल रहा है। इमरजेंसी में? अजय, मेरा बच्चा, अरविंद जी, मेरा बच्चा, मेरा अजय को कुछ नहीं होना चाहिए। इस रंजीत को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इस रंजीत
कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ। मनीषा अभी रंजीत की नहीं, हमें अजय की बात करनी चाहिए। उसका तो जो होगा वो होगा। चुप हो जाओ मनीषा। मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बैठो। पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। हमें पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। अजय को कुछ नहीं होगा चाची, हम सब है ना। अजय ठीक हो जाएगा, डॉक्टर उसके अच्छे से इलाज करेंगे। हाँ, धीरज रखिए मेम साहब, कुछ नहीं होगा अजय बेटा को, सब ठीक हो जाएगा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। लेकिन मैं तुमसे कह देती हूँ, वो अरे मनीषा प्लीज मुझे बात करने दो ना अजय से। हाँ बेटा बोलो, क्या कहना है? वो पापा, मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। क्या तुम पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहते हो? जी, मेडिसिन में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए मुझे अमेरिका जाना होगा। पापा, मैं जानता हूँ इसमें बहुत खर्च होगा, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए और मैं वहां जाकर नौकरी भी कर लूंगा। जिससे वहां रहने का खर्च और यूनिवर्सिटी की फीस भी अदा कर सकूं। और जब मैं वापस आऊंगा तो अपनी प्रैक्टिस करूंगा और अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। पर बेटा अमेरिका जाकर नौकरी करोगे तो पढ़ाई पे ध्यान कैसे दोगे? मैं जानता हूं कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। तुम्हें पता है दुनिया भर से लाखों स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी फीस और तुम्हारे रहने सहने के जो बाकी खर्चे हैं ना, वो मैं दे सकूं। लेकिन इसके लिए मुझे जरा वक्त दो, सोचने दो। अरे मामले का कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा। पर पापा आपसे एक रिक्वेस्ट है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सिर्फ 1 महीना बाकी है, प्लीज जितना जल्दी हो सके। मैंने तुमसे कहा ना बेटा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम और प्रिया खूब पढ़ लिखकर अपने परिवार का नाम रोशन करो। अरे यही तो चाहते हैं हम और तुम्हारे मम्मा। बेटा रुपयों का इंतजाम हो जाएगा। थैंक यू पापा। अरे बच्चे अपने माँ बाप को थैंक यू नहीं बोला करते। अब रात बेटा ज्यादा हो गई है, जाओ सो जाओ। जी, गुड नाइट पापा। गुड नाइट। पापा, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, वो अपने नेक बंदों का कभी पूरा नहीं होने देगा। मुझे पूरा यकीन है कि अजय बेटा इस खतरे से बाहर जरूर आएंगे। ठीक है, वो इलाज चल रहा है। अजय को कुछ नहीं होगा चाची, हम सब है ना। अजय ठीक हो जाएगा, डॉक्टर उसके अच्छे से इलाज करेंगे। हाँ, धीरज रखिए मेम साहब, कुछ नहीं होगा अजय बेटा को, सब ठीक हो जाएगा।
अजय के ऊपर हाथ उठाकर उस रंजीत ने अच्छा नहीं किया। उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। उसे क्या लगता है अजय के ऊपर हाथ उठाकर वो बच जाएगा? आज हैवानियत की सारी हदें पार कर दी उसने। अजय ने क्या बिगाड़ा था उसका? हम लोग खेतों पे काम कर रहे थे, तभी अजय भैया की चीख सुनाई दी। फिर हम लोग भागे उनको बचाने के लिए। अच्छा हुआ कि हम लोग वहां समय पे पहुंच गए, नहीं तो अनर्थ हो जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि फानुष बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, उस समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अनीसा आपा, अजय बेटे को कुछ नहीं होगा, आप भरोसा रखिए। क्या हुआ था मेरे को? क्या हुआ? क्या हुआ? बोल बोल। किसने मारा? किसने मारा? रंजीत। रंजीत? अजय भैया को तो कुछ नहीं होगा, वो तो ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन रंजीत का बहुत कुछ होने वाला है। जो जख्म उसने अजय भैया को दिया है, वही जख्म रंजीत को भी देंगे, और वो जख्म इतना गहरा होगा कि उसका खानदान भी नहीं मिटा पाएगा। नहीं साजन भैया, गुंडागर्दी उन्हें ही करने दीजिए। हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, कानून के हाथों उन्हें सजा जरूर दिलवा सकते हैं। जगदीश राज के साले रंजीत राज ने अजय गुप्ता के ऊपर जानलेवा हमला किया है। क्या? जी हाँ, और आपको पता है उसे बहुत गहरी चोट आई है और वो इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मंगतराम, मैं राउंड अप पे जा रहा हूँ, तुम यहाँ संभालना। और मेरा अगर कोई फोन आए या मेरे बारे में कोई पूछे तो उसको बोलना मैं किसी केस के सिलसिले में हरिपुर गया हूँ। वहाँ शायद दो गुटों में कुछ आपस में मारपीट हो गई है। बताइए, अब लोग आपस में मारपीट करेंगे और पुलिस को पता नहीं है। अरे भाई, पुलिस को पता होगा तो तभी तो पुलिस मौके पर पहुंचेगी ना। है? हेलो हेलो, इंस्पेक्टर साहब, मैं दामिनी सहाय हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। जी बोलिए, क्या बात है? कोई मुसीबत आ गई क्या? जी, आपको कैसे पता कि कोई मुसीबत आ गई है? नहीं नहीं, वो क्या है ना कि मेरा मतलब है कि पुलिस को लोग मुसीबत में तो याद करते हैं ना, और फिर आपका फोन आना तो मतलब किसी मुसीबत की तरफ ही तो इशारा करता है। बताइए क्या बात है? बिल्डर जगदीश राज के साले रंजीत राज ने अजय गुप्ता के ऊपर जानलेवा हमला किया है। क्या? जी हाँ, और आपको पता है उसे बहुत गहरी चोट आई है
और वो इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है। वो अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इंस्पेक्टर साहब आप जल्दी आ जाइए। ठीक है मैडम जी, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी। इस रंजीत ने अब एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। पहले इसने माधव को मारा था, मैंने जैसे तैसे संभाल लिया, और अब इसने अजय को मार दिया। लगता है इसे भी लॉकअप की हवा खिलानी पड़ेगी। मंगतराम, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तफ्तीश तो करनी पड़ेगी ना। बसंती जी, आप तो इस गांव के पंचायत सदस्य हैं और आप इस गांव को नजदीक से भी जानती हैं, तो आपके दिमाग में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनके लिए आप कुछ करना चाहती हैं? मैं प्रमुख रूप से महिलाओं की स्थिति के लिए काम करना चाहती हूँ, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। उसके लिए मैं स्कूल और अस्पताल बनवाना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बसंती जी, आप तो एक आम महिला हैं, फिर आपके मन में ऐसा क्या आया कि आप पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गई? इस गांव की होने के कारण हमारी मनीषा दीदी इस गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन सपने तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक हाथ में प्रशासन की शक्ति ना हो। इसलिए मनीषा दीदी ने हमें ये चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और हम चुनाव में खड़े हो गए, और माता रानी की कृपा और गांव वालों के समर्थन से हम ये चुनाव जीत भी गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सानिया जी, आप तो देश के कोने कोने में जाती रहती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना अनुभव मुझसे साझा करें। बिल्कुल। एक बार मैं बिहार के गांव रामपुर में गई थी। वहाँ आप जैसी महिलाएं पंचायत के सदस्य हैं और वो गांव की उन्नति के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। बहुत कठिन है बसंती जी। जो किसान भाई बहन पढ़े लिखे नहीं होते या जो जागरूक नहीं होते, उनके साथ चाहे अनचाहे भेदभाव हो ही जाता है, क्योंकि उन्हें अपना अधिकार ही पता नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी घर में किसान के पिताजी के नाम पर सारी जमीन है, लेकिन खेती की देखभाल उसका बेटा करता है, तो पिता को किसान का दर्जा मिलेगा, लेकिन बेटे को पुलिस विभाग किसान की श्रेणी में नहीं रखता। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप ठीक कहती हैं बसंती जी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किंतु भारत में उदारीकरण की नीतियों के बाद खासकर नकदी खेती का पैटर्न बदल चुका है। वो कैसे? सामाजिक या आर्थिक बाधाओं के कारण नकदी फसल उगाने लायक तकनीकी जानकारियों का अक्सर अभाव होता है। ऐसे किसानों के पास बीटी कॉटन आधारित कपास या फिर अन्य पूंजी प्रधान नकदी फसलों की खेती से जुड़े कर्जदारी का असर बाकियों की तुलना में कहीं ज्यादा होता हो। इस संदर्भ में कुछ और बात बताऊं आपको? वो क्या, बताइए ना। भारत में सरकारी तौर पर मिल्कियत से वंचित किसानों की भी एक बड़ी तादाद है, जिनमें पिछड़े और गरीब भी हैं, जिनकी जमीन सरकारी आंकड़ों में रजिस्टर नहीं है। सरकार इस दिशा में काफी प्रयास कर रही है। किसानों की जमीनों को डिजिटल रूप से रजिस्टर्ड कराया जा रहा है और उनके नक्शे उन्हें दिए जा रहे हैं, जिससे वो मुख्य धारा में आ सके और उनके मुताबिक चीजें मुहैया की जा रही है। क्या आप जानती हैं सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं वो क्या है? क्या है? सरकार ने किसान भाइयों और बहनों की भलाई के लिए कई नीतिगत बदलाव किए हैं, जैसे फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए फसल बीमा योजना, किसानों की आय बढ़े उसके लिए कई आय के वैकल्पिक स्रोतों की व्यवस्था की गई है, जैसे कि मुर्गी पालन, बतख पालन, मछली पालन, पशुपालन आदि, जिससे किसानों को खेती के अलावा भी आय हो। पहले किसानों के लिए ऐसी योजनाओं की कमी थी, जिसके कारण उनकी आय बहुत कम थी, जिससे उन्हें कृषि संबंधित क्रियाओं में समस्या आती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। अब पहले वाली बात नहीं रही। सरकार किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है,
पर किसान जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं उठा पाता। पर अब ऐसा नहीं है। सरकार विज्ञापन के कई माध्यम से उन्हें जागरूक कर रही है, जिसके फलस्वरूप किसानों में खुशहाली बढ़ रही है। खेती करने के तरीकों में भी बदलाव आया है। अब किसान ज्यादा वैज्ञानिक ढंग से खेती करने लगा है, जिससे उसके फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और आय में भी। लेकिन पहले कुछ ऐसा था कि किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। तो फिर इन योजनाओं का लाभ पहले किसे मिलता था? लगता है माल बनाना मेरी किस्मत में नहीं है। तुम किसी तरह मामले को रफा दफा करो। ये मामला ऊपर तक नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे ऊपर ही खत्म हो जाना चाहिए यादव, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तू भी जानती है कि दामिनी के साथ रह के उसके पैर जमीन पे नहीं पड़ते। मैं उसको ठीक कर लूंगी। आप अजय से दूर रहना। अगर उससे कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।